Sanjay. So I hope you are all fine. So today we are going to discuss what are the difference between planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. So guys, let's start. चलिए देखिए गाइस, एक कीवर्ड लेके आया हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग के डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए एक फटांग 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 वाला आपके लिए कीवर्ड लेके आया हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं और फरहान एरिया में ऑर्डर लेने गए ताकि टारगेट को लेबल कर सके। ओके, लर्न हो जाएगा। मैं और फरहान एरिया में ऑर्डर लेने गए, मैं और फरहान अपने एरिया में ऑर्डर लेने गए ताकि हम लोग को टारगेट जो दिया था उसको हम लोग लेबल कर सके। देखिए गाइस, क्या है इसका मतलब, कीवर्ड है, देखिए ना, एम जिसको मैंने हाईलाइट किया, डार्क किया, एम से मीनिंग, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, एफ से फैक्टर, एरिया से एरिया ऑफ फंक्शन, ऑर्डर से ऑर्डर, टारगेट से टारगेट, लेबल से लेबल ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल है? बोली हाँ सर सिंपल है। पॉइंट लर्न हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या लर्न करना है, ये एक लर्न करना, ताकि इतना अगर याद हो गया तो पूरा खत्म, आपका पूरे डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स आपको लर्न हो गए। हो गए कि नहीं? आपको खाली इतना याद रखना, मैं और फरहान एरिया में ऑर्डर लेने गए ताकि हमारे टारगेट को लेबल कर सके। बस आपके पॉइंट यहीं पे बन गए। समझ में आया गाइस? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। चलो देखिए, यहाँ पे अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में 110% आपके एग्ज़ाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन के रूप में पूछेगा। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कंपलसरी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने इनको दो आपको 3 पार्ट में मैं डिवाइड करके दूंगा। फर्स्ट ये पार्ट में ऐसा, ओके, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट। अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पूछेगा, ऐसे भी हो सकता है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग पूछ दें। तो खाली आपको याद रहने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीन तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा। ये पार्ट अपना एक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दो, और ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। ओके, सपोज पूछा है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, तो प्लानिंग का मीनिंग आपको लर्न हो जाएगा, इन दोनों में से आप लर्न करोगे तो प्लानिंग यहाँ से और डायरेक्टिंग का यहाँ से। समझ में आया? ऐसे तो फर्स्ट हम लोग जो है गाइस वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए गाइस, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दो ही चीज़ यहाँ पे देखने को अच्छा लगे। चलिए, सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में है मीनिंग। क्या है मीनिंग? आपको पता है प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो होता है, अगर सपोज कहीं आपको जाना भी है घूमने के लिए सपोज, तो आप क्या करोगे? डिसाइड करोगे पहले। तो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस। आप क्या करते हो? एडवांस में उसको डिसाइड करते हो। ओके, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा। ये बात समझ में आ गया? ये प्लानिंग का मीनिंग, सिंपल सा लैंग्वेज। आगे मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग। और तो ऑर्गेनाइजिंग इज क्या है? एक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। तो कोई भी प्रोसेस उसको क्या करना? डिफाइनिंग करना। एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली सी बात है गैस, मुझे एक बात बताना आपका, अगर सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे लोग कैसे काम करेंगे? ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। ओके, ग्रुप में मिलके काम करेंगे। ये बात समझ में आ गया? मीनिंग सिंपल है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो आपको दो चीज़ें दिखनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। ये बात समझ में आ गया? अब सेकेंड बात, तो अब इनके मीनिंग के साथ साथ अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे गाइस। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका। अगर मैं बात करूँ प्लानिंग का, तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका यही है, ये गोल को सेट करो कि सेट टू सेट गोल्स। क्या गोल है आपका? एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल, एंड चूज करो कि उसको हम कैसे अचीव करें उस गोल को। ये क्या करता है? मेन ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग का। ये बात समझ में आ गया? पहले तो आप गोल को सेट करोगे कि आपका गोल क्या है, बिकॉज हम लोग प्लानिंग इसीलिए करते हैं ना, अगर सपोज हमें कोई टारगेट दिया गया है, ओके, या फिर हम लोग सपोज कोई चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, तो पहले हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, फिर हम लोग गोल सेट करते हैं कि उसको अचीव करेंगे, राइट? तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स जो बात कर रहा है वो है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू आइडेंटिफाई। आप यहाँ पे क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? पहले वो आइडेंटिफाई करेगा एंड जो भी उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल,
मेन पावर जो भी, ओके, उन रिसोर्सेज को एक साथ मिला के काम करना, समझा, ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज। तो दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में याद हो जाएगा टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंगिंग टुगेदर जितने भी रिसोर्सेज है सबको। अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो आपको याद होना चाहिए, पहले तो ये गोल को सेट करेंगे, फिर चूज़ करेंगे मीन्स टू अचीव दिस गोल, कैसे उसको अचीव करना है। आगे बात करता हूँ थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स की बात करता हूँ। तो देखिए फैक्टर्स जो होते हैं गाइस वो दो हो, एक इंटरनल फैक्टर होगा और एक एक्सटर्नल फैक्टर होगा। अगर प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग में दोनों फैक्टर आते हैं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर। क्यों? ताकि वो लोग अपने टारगेट को सेट कर सके वाइल सेटिंग द टारगेट। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजिंग में भी दोनों होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे किसके लिए थे, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, मैन मशीन मटेरियल सब, उसको अरेंजमेंट करने के लिए, ओके, फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में यही सब आपके रिसोर्सेज हैं, इनको ही आप क्या करोगे मेकिंग। नेक्स्ट बात करते एरिया फंक्शन की, किसकी बात करते, एरिया फंक्शन की। देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है प्लानिंग के अंदर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, किसके द्वारा, आइडेंटिफाई करो वेज ऑफ अटेनिंग द गोल, आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से तरीके से आप अपने गोल को अटेंड करोगे, एंड सिलेक्ट करो कौन सा बेस्ट प्लान है आपके लिए। ये बात समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि आप लोगों को जल्दी लर्न हो। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटीज़ को एंड ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये इसका एरिया फंक्शन है। ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऊपर भी मीनिंग में भी बताया, ये ग्रुप में ही काम करते हैं ना लोग मिलकर। ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, और इनका जो भी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। सिंपल देखिए ना गाइस, अगर लर्न करने को अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी ऑफ द एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, खाली याद करना आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर की बात करता हूँ, पांचवा पॉइंट, तो प्लानिंग जो है वो कौन सा ऑर्डर, सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बट अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ, ये आफ्टर प्लानिंग आता है ना, तो इट कम्स आफ्टर प्लानिंग, ये बात समझ में आ गया। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ, टारगेट क्या होता है, तो प्लानिंग का टारगेट यही होता है, पहले वो टारगेट को ये लोग क्या करते हैं प्लानिंग में, ऑब्वियसली सी बात है, प्लानिंग में आप उस टारगेट को एनालाइज करोगे, पहले क्या करोगे, एनालिस्ट करोगे, देन आप डिसाइडेड करोगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या करते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रिसोर्सेज है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, मेन मशीन मटेरियल मनी, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, ओके, उनको अरेंज करके आप उस टारगेट को अचीव करोगे, उनको प्रॉपर यूज़ करके, अरेंज करके। अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, देखिए प्लानिंग के अंदर हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो प्लान्स जो भी होते हैं वो कौन फॉर्मुलेट करता है, किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के। बट अगर ऑर्गेनाइजिंग में कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये बात समझ में आ गया। देखिए अगर इसका शॉर्ट बताऊँ तरीका लर्न करने का, तो देखिए गाइस सिंपल है, यहाँ पे ये चार याद करना है, राइट। यहाँ पे डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, दो चीज़ें इतना याद हो जाएगा, ओके। यहाँ पे टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर, समझ में आया। सेम यहाँ पे देखिए फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्यों यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, खाली यहाँ पे वाइल सेटिंग टारगेट और यहाँ पे फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग, बाकी का दोनों ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ लर्न हो जाएगा। ये किसके बाद आता है, इसका कम्स आफ्टर प्लानिंग, और ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। टारगेट की बात करता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट एनालिस्ट करोगे देन डिसाइड करोगे, ओके। यहाँ पे क्या रहता है टारगेट, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज रहेंगे उसको अरेंज करो जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। गाइस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्लानिंग में कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, वही फॉर्मुलेट करता है प्लान्स। बट ऑर्गेनाइजिंग में दोनों होते हैं, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, किससे रिलेटेड होते हैं दोनों, विद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये बात समझ में आ गया। तो गाइस ये आपका इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको ये करा दिया। अभी हम लोग जो करने जाएंगे वो, चलिए अभी देखिए स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग मीनिंग। अब देखिए सिंपल है गाइस, कुछ करने का नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। देखिए स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, याद कर लो,
सिलेक्शन डेवलपमेंट याद कर रहे हो, SD, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, 4 चीज़ें याद हो जाएगी। रिक्रूटमेंट R, ओके, सिलेक्शन डेवलपमेंट SD, ट्रेनिंग से T, P से प्रमोशन। समझ में आ गया? स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एक्सेट्रा। सेम अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिंग की, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन याद रखो I, गाइड याद करो, ओके, कम्युनिकेशन याद करो, इंस्पायर याद करो एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। समझ में आया? सिंपल गाइज, देखिए याद करने का तरीका, ये देखिए डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्शन दिखाना, मतलब कि एक प्रोसेस है, किसको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, लोगों को कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना एंड अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, जिससे वो अपने टारगेट को अचीव कर सके आप। ओके, सिंपल गाइस, मीनिंग दोनों का समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, स्टाफिंग, अभी मुझे बताओ ना, स्टाफिंग, स्टाफ का के लिए रहता है। स्टाफ में अगर सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है वो क्या कर सकते हैं, एक तो लोगों को हायर कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट का काम उनका रहता है। हाँ, एक सिलेक्शन डेवलपमेंट में काम करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना और उनका प्रमोशन करना, ये होता है स्टाफिंग में। और डायरेक्शन में क्या होता है, आप लोगों को क्या करते हो, डायरेक्शन मतलब आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, मतलब कि आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, गाइड करोगे, लोगों को कम्युनिकेट करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, मोटिवेट द एम्प्लॉयज, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। सिंपल गाइस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। बात करें तो देखिए दोनों में मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, देखिए एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे और राइट टाइम पे रखना चाहिए, सेम यही मेन ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का। देखा तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम, बस इतना याद रखना। अभी ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिंग की, तो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये डायरेक्शन दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, अपने सबऑर्डिनेट को देंगे, डायरेक्शन देंगे। क्यों, इसलिए देंगे ताकि वो टू गेट द थिंग्स डन इन द राइट मैनर, ताकि ये उन चीज़ों को राइट मैनर में कर सके। आगे बात करते फैक्टर की, तो देखिए गाइस इन दोनों में जो फैक्टर है वो दोनों इंटरनल फैक्टर होते। अभी हमने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, राइट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर किया जाता है, सेम ऑर्गेनाइजिंग में भी किया जाता है। आगे की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है गाइस, ओके, यहाँ पे वाइल सेटिंग टारगेट के लिए और यहाँ पे फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, इट इज़ अ कंसिडर विथ इंटरनल फैक्टर, इट इज़ अ कंसर्न विथ इंटरनल फैक्टर। यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है गाइस, इंटरनल फैक्टर है, ये इनका फैक्टर। अगर मैं एरिया ऑफ फंक्शन की बात करूँ गाइस, कहीं ना कहीं देखिए इट इंक्लूड, जो पहला पॉइंट वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वाला पॉइंट ही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, सेम देखिए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड लास्ट पॉइंट एक है ट्रांसफर, सेम वही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्ट, गाइड, कम्युनिकेट, इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज ना, सेम मैंने यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड, बस ING लगा दिया है, बस ING, समझ में आया, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये बात समझ में आ गया, सिंपल है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो देखिए ऑर्डर क्या है, इट कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, इट कम्स आफ्टर स्टाफिंग, ऑब्वियसली सी बात है। ये जो स्टाफिंग है गाइस वो ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है, और ये जो डायरेक्टिंग है ये स्टाफिंग के बाद आता है। अब बात करते हैं, अगर हम टारगेट की बात करते हैं गाइस, तो टारगेट देखिए जितने भी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली सी बात है, स्टाफिंग में लोग काम करेंगे ना, उनको प्रॉपर अलोकेट कर दो। अलोकेट मतलब क्या गाइस, अलोकेशन मतलब ये है कि प्रॉपर पार्ट में उनको डिवाइड कर दो कि ये आपका काम, ये आपका काम, ये आपका काम, ये आपका काम, समझ में आया, डिपार्टमेंटल वाइज आप लोग सबको काम दे दो, तो जिससे आपका टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर डायरेक्शन देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, इज़ नीडेड, जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। दोनों में फ़र्क समझे, यहाँ पे अलोकेट कर दो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, लोगों को अलोकेट, अलोकेट मतलब अलग अलग जगह पे अलोकेट कर दो, ये अलोकेशन होता है, समझ में आया। एंड यहाँ पे लोगों को आप डायरेक्शन दोगे, किसको डायरेक्शन दोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को, जब उसको इज़ नीडेड, जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हम बात करते लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते, तो देखिए यहाँ पे मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड यहाँ पे भी मिडल लेवल, यहाँ पे टॉप लेवल नहीं आता गाइस, ओके, यहाँ पे मिडल लेवल मैनेजमेंट आता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड रहेगा, देखिए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। देखिए गाइस कहीं ना कहीं ये 3 बार वर्ड आ चुका है, दिख रहा है,
तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या, मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड रहते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट, वो रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है एंड प्रमोशन करने के लिए। समझ में आया गाइस? ओके, यहाँ पे क्या है, मिडल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, इज इन्वॉल्व इन क्या, डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज, किसको आप डायरेक्ट करोगे, एम्प्लॉयज को। तो समझ में आया गाइस, ये बात समझ में आया, सिंपल था कि नहीं सिंपल था, ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए गाइस, सिंपल सिंपल वर्ड में लिख के दे दिया हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। अब लास्ट पार्ट जो बच रहा है हमारा वो है गाइस कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए अभी गाइस हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए गाइस, इसमें सबसे फर्स्ट मीनिंग, अब मुझे ये बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कोऑर्डिनेटिंग। तो गाइस देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे ही मैं आपको लिख के देखिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ABC कोई कंपनी है, या फिर XYZ, जो भी एक कंपनी है ये, राइट। अब ये कंपनी के अंदर गाइस अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, राइट गाइस। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होगा, ओके, HR डिपार्टमेंट होगा, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। अब ध्यान देना कि ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट इन सब डिपार्टमेंट का एक ही मकसद होगा कि ABC कंपनी जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे अचीव किया जाए। देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग है, दिख रहा है, ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, बट इन पांचों जो भी है 6, ये जो अलग अलग 6 डिपार्टमेंट है, इनका मेन मकसद तो यही है ना, इनका ऑब्जेक्टिव्स यही होना चाहिए कि ABC कंपनी का प्रोग्रेशन, ABC कंपनी का प्रोग्रेस कैसे किया जाए, कि इनका जो भी टारगेट हो ABC कंपनी का वो अचीव करना। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही है कि ये जो 6 लोग हैं, 6 लोग, ये एक दूसरे से तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है इनके बीच में। तालमेल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मनी, ये बात समझ में आया, तालमेल, ये बात समझ में आया। ये सब एकजुट होके जब काम करेंगे, एकजुट होके, तब जाके ABC कंपनी का टारगेट अचीव होगा। ये बात समझ में आ गया, राइट। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए एक दूसरे से, समझा, एक दूसरे की मदद करना चाहिए एक साथ। एंड दूसरी चीज़ बोला, ये सब एक साथ मिलके काम करेंगे, जिसको मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आया। अब इनका अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी ना, सबकी अलग अलग काम होंगे, अलग अलग वर्क होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अलग होगा, ओके, सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा, मतलब कि इनका काम भले से अलग हो मगर ये सब एकजुट होके काम करने चाहिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। एंड ये कैसा प्रोसेस होनी चाहिए, इनकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी। ये बात समझ में आया, हार्मनी मतलब तालमेल के जैसे एक प्रक्रिया होनी चाहिए इनके बीच में, तब जाके ये ABC कंपनी का टारगेट अचीव हो पाएगा। ये बात समझ में आया सबको, ये बात समझ में आया। तो मैं इसी को रिलेट कर रहा हूँ आपके यहाँ से पॉइंट से, समझ में आया। कोऑर्डिनेटिंग इज क्या है, प्रोसेस टू इस्टेब्लिश हार्मनी। समझ में आया गाइस, हार्मनी का मतलब मैंने बताया कि तालमेल बैठाना लोगों के बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। तो एक प्रक्रिया इनके बीच में। दूसरा मैंने बताया था इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, लोगों को एकजुट होकर काम करना, लोगों की एक्टिविटीज़ अलग होगी, उनको एकत्र करके तब जाके आप कोऑर्डिनेटिंग करोगे, जिससे आपका टारगेट अचीव हो पाएगा, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल गाइस,
हो गया। अब मैं बात करता हूँ कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग का मीनिंग देखिएगा, इस थोड़ा धीरे धीरे लेके जाऊँगा, बट ये है कि 100% आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कंट्रोलिंग क्या होता है? अब कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं गाइस, ये याद रखना। कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं। देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपने कोई प्लान किया है, आपने प्लान किया था कि आप सपोज 20,000 यूनिट्स बनाओगे। ये प्लान है, माइंड में चलता है ना, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लान क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस गाइस, ये प्लान है। आपने डिसाइड किया था कि 20,000 यूनिट्स बनाएंगे। बनाया है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ, स्टैंडर्ड जो आपने सोचा है। अब एक्चुअल में आपने सिर्फ 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए हो। ये आपने एक्चुअल में कर पाए हो, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका इतना हुआ है गाइस। ये बात समझ में आया? अब कंट्रोलिंग क्या है? देखिए कंट्रोलिंग क्या करता है पता है? कंट्रोलिंग का काम यही है, क्या आपने जो सोचा था उसके हिसाब से आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है क्या? समझ में आया? मैंने सोचा था 20,000 यूनिट्स, बट प्रोड्यूस कर पाया 18,000 यूनिट। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बीच में, जिससे मेरे 2,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग है ना, वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? कि हमने जो प्लान किया था वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि हम हर साल ऐसे ही प्लान करेंगे। पहले प्लान करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? एक्चुअल से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ये सब जो काम होता है गाइस, ये सब काम कंट्रोलिंग का रहता है। ये बात समझ में आया? कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या मैंने जैसे काम किया था, मतलब कहीं ना कहीं हमारे वर्कर, कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज़, कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट कुछ रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण से हमारा 20,000 यूनिट्स जो हमने सोचा था उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाया गाइस। तो ये सब जो होता है, ये सब किस में होता है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बात समझ में आया? चीज़ें जो है हमको कंट्रोलिंग बताता है। तो देखिए गाइस क्या है कंट्रोलिंग, देखा? कंट्रोलिंग मेजर्स डिवीजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जिससे हम अपने करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, ताकि ये जो गलतियां इस साल हुई है, जो 2,000 का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर ना हो। ये सब कहाँ पे? हम लोग कंट्रोलिंग में। अब अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव्स की, बात करूँ ऑब्जेक्टिव्स, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोऑर्डिनेटिंग का? देखिए, टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये याद रखना, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है गाइस? देखिए कोऑर्डिनेटिंग का, एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स है, राइट, उनकी एक यूनिटी को सुनिश्चित करना। और यहाँ पे एंड लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे एंड, और जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल सकेगा? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ में आया? मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल समझ में आया? अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट, सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? जो टारगेट मस्ट बी अचीव्ड एज पर प्लान। मैंने बताया क्या क्या, आपका जो टारगेट वो कैसे होना चाहिए? वो आपके प्लान के हिसाब से अचीव्ड होना जरूरी है। ये बात समझ में आया गाइस? ये बात समझ में आया? तो सिंपल वर्ड में लिखा है। आगे बात करते हैं फैक्टर्स की। तो देखिए, इट इज़ कंसर्न विथ इंटरनल फैक्टर। कोऑर्डिनेटिंग में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ इंटरनल फैक्टर। यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्ट आंसर एक्शन ले सकें। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ फंक्शन, तो देखिए गाइस इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटिंग जो है ना गाइस, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। दिख रहा है यहाँ पे, इनका तालमेल बैठाना, लोगों को एक साथ लेके चलना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे, सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। ये बात तो समझ में आई?
तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये बात समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इट इंक्लूड फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सिंपल है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो गाइस कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका उसी से कंपेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट करना है ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सिंपल। आगे बात करता हूँ, ऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा पांचवा पॉइंट है वो ऑर्डर है। तो देखिए अब कोऑर्डिनेटिंग जो है गाइस वो किसके बाद आएगा पता है, हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेटिंग बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग। कोऑर्डिनेटिंग कभी आएगा, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग एंड इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसका एलिमेंट है ये, ऑर्गेनाइजिंग का। याद हो जाएगा दो चीज़ें ऑर्डर में, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग एंड इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूँ तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आप कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है guys। सबसे लास्ट में जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता आ जाता है तब जाके आप कंपैरिजन करते हो आपके प्लान से। ओके, तो ये लास्ट में होता है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग में हमेशा गाइस कैसा होना चाहिए, लोगों के बीच में तालमेल होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मैंने हमेशा बताया, और कॉमन गोल होना चाहिए। पूरे डिपार्टमेंट का जो भी गोल होगा, सपोज हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग गोल होगा, बट एक्चुअल में जो कंपनी का गोल है वो सब मिलके अचीव करें, राइट। तो देखिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज इज मस्ट टू अचीव द टारगेट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर टेकन टू अचीव द टारगेट। आपका टारगेट अगर अचीव करना है तो आपको यही देखना है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने उस टारगेट को अचीव कर पाए हो या नहीं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग में मैंने हमेशा बताया ऊपर एरिया और फंक्शन में ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व। अब कंट्रोलिंग में कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहते, देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहते आर। किस लिए, ताकि वही रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। अब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट यही रिस्पॉन्सिबल है ना, जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं कर पाया, क्या प्रॉब्लम था, इन्हीं के मैनेजमेंट में हुआ है ना ये सब चीज़ें। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा गाइस कंट्रोलिंग एक्टिविटी का, यही होंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट है। ये समझ में आया गाइस। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो गाइज इसके जो नोट्स रहेंगे ये जो है मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो आप लोग अगर लर्न करेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा इस हिसाब से। ओके।